नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, उसकी चर्चा करेंगे। जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। अगर इन्होंने BHEL, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है। हम देश के लिए हैं, आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। वे इस काबिल ही नहीं रही। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज मोदी जी वह प्रधानमंत्री नहीं रहे जो एक समय में थे। सच ये है कि ये दिखने लगा है, उनका आत्मविश्वास घटने लगा है, उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। और मेरे सत्ता पक्ष के साथी चुप इसलिए हैं क्योंकि अंदर अंदर से वे भी इस बात से सहमत हैं। आज देश के लोग खुश नहीं हैं अध्यक्ष महोदय, परेशान हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, तमाम समस्याओं से घिरे हुए हैं, और उन समस्याओं का हल आप निकाल नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है, उसका भी बोल लेंगे, समय आएगा तो उसका भी बोल लेंगे, बल्कि कल समय आ रहा है, चुनाव पे चर्चा होगी, उस पे भी बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, इनके भी अपने लोग दबी जबान में कहने लगे हैं कि सारी सत्ता को केंद्रित करने से देश का नुकसान हो रहा है। इस बीच अगर हम अतीत की बातें नहीं करेंगे तो कौन सी बातें करेंगे? ये किसी और बात के काबिल ही नहीं है, सिर्फ ध्यान भटकाना है जनता का। इसलिए आज हम वंदे मातरम पर चर्चा कर रहे हैं। वंदे मातरम देश के कण कण में जीवित है, इस पर बहस नहीं हो सकती। लेकिन चलिए, आपने बहस मांगी, आप बहस करना चाहते हैं, बहस करते हैं। और जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आज़ादी के लिए। उसके बाद 17 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे। आप बड़ी आलोचना करते हैं इनकी, लेकिन अगर इन्होंने इसरो नहीं बनाया होता तो आज आपका मंगलयान नहीं होता। अगर DRDO नहीं बनाया होता तो तेजस नहीं बनता। अगर IIT और IIM नहीं बनाए होते तो हम आज IT में आगे नहीं होते। अगर एम्स नहीं बनाया होता तो हम कोरोना की जब बड़ी चुनौती का सामना कैसे करते? हाँ, वही कुछ भी। इसका मतलब है इस मुद्दे का जवाब नहीं है आपके पास है? अगर इन्होंने BHEL, गेल, सेल, भाखड़ा नंगल ये सब नहीं बनाया होता जो आप सब बेच रहे हैं, तो ये विकसित भारत कैसे बनता? और मत कहिए बाकी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए,
सुन लीजिए, बाकी भी भेज देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते उन्होंने दम तोड़ा। फिर भी सुन लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए, मेरी एक सलाह ले लीजिए। सर मैं आपको आपके माध्यम से सलाह दे रहे हैं, हम छोड़ना नहीं। सर मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बेटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एप्स्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। मैं उदाहरण दे देती हूँ। सर मांग रहे हैं सर वंदे मातरम के बारे में, वंदे मातरम की जो सालगिरह पे आपने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था, उसमें प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया। उसमें उन्होंने कहा कि 1896 में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये गीत एक अधिवेशन में गाया। उन्होंने ये नहीं बताया कि कौन सा अधिवेशन था, हिंदू महासभा का अधिवेशन था, आरएसएस का अधिवेशन था, किस बात से कतरा रहे थे कि ये कांग्रेस का अधिवेशन था। और उदाहरण दूं कि मैं अपना भाषण जारी रखूं, दे रही हूं। जो वंदे मातरम की जो क्रोनोलॉजी है वो भी आप समझिए, जो असली क्रोनोलॉजी है। 1875 में महाकवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस गीत के पहले दो अंतरे लिखे, जो आज हमारे राष्ट्रगीत घोषित हुए हैं, मतलब जो घोषित हुए थे और जिसको हम आज अपना राष्ट्रगीत कहलाते हैं। ये पहले दो अंतरे लिखे 1882 में, 7 साल बाद उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ, आनंद मठ। उस उपन्यास में यही कविता उन्होंने प्रकाशित की, लेकिन इसमें 4 अंतरे जोड़ दिए। 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार ये गीत गाया। 1905 में बंगाल के विभाजन के खिलाफ आंदोलन के समय
वंदे मातरम जनता की एकता की गुहार बनकर गली गली से उठा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी इस गीत को खुद गाते हुए बंगाल की सड़कों पर उतरे। विद्यार्थियों से लेकर किसानों तक, व्यापारियों से लेकर वकीलों तक, हर कोई ये गीत गाने लगा। इस गीत की शक्ति को समझिए। ब्रिटिश साम्राज्य इसको सुनकर कांपता था और हमारे देशवासी इसको सुनकर वे मन बनाते थे, वे हिम्मत बनाते थे कि इस भयंकर साम्राज्य के खिलाफ सत्य और अहिंसा के नैतिक हथियारों को लेकर शहीद होने की तैयारी करते थे। ये गीत मातृभूमि के लिए मर मिटने की भावना को जगाता है। इस गीत की शक्ति ये है, इस गीत का हमारे देश से जुड़ाव ये है। लेकिन 1930 के दशक में हमारे देश में जब सांप्रदायिक राजनीति उभरी, तब ये गीत विवादित होने लगा। 1937 में, अब ये मैं दूसरा उदाहरण देने वाली हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और गलत किया, इसीलिए मैं इसके जो सच्चे जो तथ्य हैं वो आपके सामने रख रही हूँ। 1937 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होने जा रहा था, उसका आयोजन कर रहे थे। तो जो मोदी जी ने पत्र सुनाया सदन में 20 अक्टूबर का और कहा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नेताजी को ये चिट्ठी लिखी और ये कहा कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, उससे पहले 3 दिन पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसका जिक्र आपके प्रधानमंत्री ने नहीं किया। और इस चिट्ठी में सुन लीजिएगा, आप नेताजी के लफ्ज नहीं सुनना चाहते? बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए। हाँ, कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते।